गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंपनी लॉ कर रहे हैं। कंपनी लॉ में मैंने अभी तक आपको इंट्रोडक्शन दी कंपनी लॉ की कि कंपनी क्या होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन विद ए कॉमन सील। तो कंपनी में शेयर्स होते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। कंपनी के मेंबर्स आए या जाएं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सभी मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है तब भी कंपनी जो है वो चलती रहती है। और इस तरह हमने इसके फीचर्स किए थे और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि कंपनी का अपने मेंबर्स से एक अलग अस्तित्व जो है वो होता है। ये जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी और कंपनी के सदस्यों के बीच में एक पर्दा आवरण गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉर्पोरेट वेल जो है वो कहते हैं। समावेलन का पर्दा जो है वो गिर जाता है। इसमें एक माइलस्टोन केस था जो मैंने आपको बताया था, सोलोमन एंड कंपनी। सोलोमन जो है एक व्यक्ति था जिसका एकांकी व्यापार था, चमड़े का व्यापारी था। उसके दिमाग में विचार आया कि वो क्यों ना कंपनी जो है वो बना ले, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का विचार जो है उसमें उसके दिमाग में आया। सोलोमन था, सोलोमन की वाइफ थी, उसके 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। कुल मिलाकर वो खल के ही 7 मेंबर्स थे। तो सातों ने मिलकर जो है वो एक कंपनी बना ली और उन्होंने जो सोलोमन का व्यापार था वो सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी को बेच दिया, जिसमें कि 20,000 पाउंड के शेयर्स थे और 10,000 पाउंड्स के जो हैं वो डिबेंचर्स थे। डिबेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। लेकिन व्यवसाय जो है वो सफलतापूर्वक चल नहीं पाया। व्यवसाय में जो है वो घाटा होने लगा और 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कंपनी के वाइंड अप करने की नौबत आ गई। अब इस समय जो है कंपनी के पास 6,000 की एसेट्स थी, 7,000 के अनसिक्योर्ड लोन्स थे और 10,000 के डिबेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड थे। तो सोलोमन ने क्या किया कि सबसे पहले, यानी कि आप कह सकते हो कि 11,000 पाउंड की लाइबिलिटीज थी और 6,000 पाउंड की जो है वो एसेट्स थी। तो सोलोमन एंड सोलोमन ने क्या किया कि सबसे पहले जो है वो सिक्योर्ड डिवेंचर्स की पेमेंट यानी अपने आप को भुगतान जो है वो कर लिया। तो जो बाकी अनसिक्योर्ड लोन देने वाले व्यक्ति थे उन सब ने इस पर जो है आपत्ति जताई और लोअर कोर्ट में जो है वो मामला गया और वहाँ पर जो है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थी उनकी जीत हो गई। लेकिन सोलोमन जो है वो सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट की तरह और उसने वहाँ पर अपील की। तो वहाँ पर जस्टिस जेम्स ने कहा कि सोलोमन एंड सोलोमन जो है 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी और सोलोमन जो है वो अलग अलग व्यक्ति हैं और उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन की पेमेंट जो है वो बाद में होती है। सबसे पहले जो है वो डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट होती है। तो उसके अनुसार जो डिवेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट की गई है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही कंपनी की फॉर्मेशन होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, वैसे ही कंपनी और सदस्यों के बीच में जो है एक आवरण सा पड़ जाता है जिसे कि हटाया नहीं जा सकता। उसको हम कॉर्पोरेट वेल जो है वो कहते हैं। और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए अपने सारे काम जो है वो खुद नहीं कर सकती। उसके जो है सारे काम जो है डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं
कंपनी के साथ धोखा करते हैं या आम लोगों के साथ धोखा करते हैं, प्रविवरण में मिथ्या वर्णन करते हैं, प्रोस्पेक्टस में गलत बातें लिखते हैं, कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उस केस में जो ये आवरण है वो हटा दिया जाता है। यानी कि वहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली जो है वो लायबल हो जाते हैं। तो इसको हम जो है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, समावेलन के आवरण को हटाना जो है वो कहते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फिर से ध्यान से सुनिए कि जैसे ही कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का अपने सदस्यों से एक अलग पृथक स्थानिक वैधानिक अस्तित्व जो है वो बन जाता है। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि एक कॉर्पोरेट वेल जो है कंपनी और कंपनी के सदस्यों के बीच में पड़ जाता है। लेकिन अगर कंपनी के सदस्य डायरेक्टर्स कपटपूर्ण तरीके से कंपनी को चलाते हैं, मिथ्या वर्णन करते हैं, प्रविवरण में गलत स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में जो है इस कॉर्पोरेट वेल को क्या करना पड़ता है? हटाना जो है वो पड़ता है। तो वहां पर जब ये आवरण हटाया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं। प्रोफेसर ग्रोवर देखो क्या कहते हैं, जब राजनियम कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व की उपेक्षा करके समावेलित व्यक्ति के पीछे अलग अलग सदस्यों तक पहुंचता है तो इसे समामेलन के आवरण को हटाना कहते हैं। यानी राजनियम कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व की अपेक्षा करके, लॉ जो है अपेक्षा करता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो है और उसकी अपेक्षा करते हुए सदस्यों तक पहुंच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल जो है वो कहते हैं। तो ये हटाने का काम जो है वो कोर्ट करता है और पब्लिक इंटरेस्ट में करता है, या गवर्नमेंट रेवेन्यू में किसी प्रकार का लॉस हो रहा है तो उस केस में भी जो है इस आवरण को हटाया जाता है। तो इसकी जो एक्सेप्शंस हैं हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। कब ये आवरण हटाया जाता है? अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और दूसरा अंडर जुडिशरी इंटरप्रिटेशंस, यानी वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन जो लॉ में लिखी गई हैं, अगर उन व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जाता तब, या अंडर जुडिशरी इंटरप्रिटेशंस जब धोखा करते हैं डायरेक्टर्स या हितों का दुरुपयोग करते हैं, उन केस में भी न्यायालय जो है इस पर आवरण को जो है वो हटा देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में पहला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट्स, सदस्यों का वैधानिक न्यूनतम संख्या से कम होना। आप सभी को पता है कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और प्राइवेट में कम से कम जो है वो 2 सदस्य होने चाहिए। अगर किसी भी परिस्थिति में ये नंबर पब्लिक कंपनी में 7 से कम और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम, यानी एक ही व्यक्ति जो है वो रह जाता है, तो उस केस में इस आवरण को हटाया जा सकता है। और जो भी कंपनी द्वारा ऋण लिए गए हैं उसमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये प्रैक्टिस 6 महीने तक चलती रहती है कि नंबर कम हो गया और उसी कम नंबर के साथ इंस्टीट्यूशन को चलाया जा रहा है, नया मेंबर नहीं जोड़ा जाता है, तो उस केस में व्यक्ति जो हैं लोन चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे? उत्तरदायी जो हैं वो होंगे। फॉर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी और सहायक कंपनी के संबंध स्थापित करने के लिए, जब एक होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आपने कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ना है। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर होल्ड होता है, जिसका होल्ड होता है वो होल्डिंग कंपनी होती है और जिसके ऊपर होल्ड होता है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर
फुल कंट्रोल है या कंपनी की शेयर कैपिटल के ऊपर जो है वो कंट्रोल है, तो उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिसके ऊपर कंट्रोल होता है उसे हम सब्सिडरी कंपनी जो है वो कहते हैं। तो इसमें जो है अगर जो होल्डिंग कंपनी है उसी के लिए ज़रूरी होता है कि जब वो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट तैयार की जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उसे होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स भी जो हैं वो अपने अकाउंट्स के साथ जो है वो नथी करने होते हैं, यानी अटैच जो है वो करने होते हैं। या फिर थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टिगेटिंग द वर्क ऑफ कंपनी, कंपनी के कार्यों का अन्वेषण। अगर पता चलता है कि कंपनी जो है कपटपूर्ण तरीके से व्यवसाय कर रही है, फ्रॉडुलेंट तरीके से व्यवसाय कर रही है, मिथ्या वर्णन कर रही है, मिस स्टेटमेंट्स कर रही है, और या मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दोष उनका ऊपर कुप्रबंध जो है वो चलाया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी शिकायत आने पर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो, और अगर ऐसा पाया जाता है कि कुप्रबंध चल रहा है, कपटपूर्ण व्यवहार जो है वो चल रहे हैं, तो कंपनियों में इसमें क्या है कि समामेलन का आवरण जो है हटाया जा सकता है, जिसे हम इंग्लिश में लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल जो है वो कहते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, अगर कंपनी बनाई ही धोखा देने के उद्देश्य से है कि लोगों से पैसा इकट्ठा किया और कंपनी जो है वो गायब हो गई, या और कोई भी कपटपूर्ण तरीके से जो है वो कंपनी बनाई जाती है, तो वहां पर जो है ये आवरण जो है वो हटा दिया जाता है। फिफ्थ है नॉन डिस्क्लोजर और मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। अगर मिस डिस्क्रिप्शन, कंपनी का नाम प्रकट ना करना या गलत वर्णन करना, अगर कंपनी का नाम जो है वो गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है या उसकी मिस डिस्क्रिप्शन जो है वो की जाती है, कंपनी का कोई अधिकारी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पर कंपनी का नाम दिए बिना, कंपनी के रेफरेंस दिए बिना ही सिग्नेचर कर देता है, तो वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पर्सनली लायबल जो है वो माना जाएगा। यानी कंपनी का नाम गलत लिखा या सही नहीं या लिखा ही नहीं, उसकी रेफरेंस दिए बिना आपने सिग्नेचर कर दिए बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके लिए जो व्यक्ति सिग्नेचर करेगा वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, यानी वहां पर कंपनी जो है उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, मतलब वो जो आवरण है बीच में से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसमें एक केस है हैंडल वर्सेस एडलमैन, हैंडल वर्सेस एंडलमैन। इस विवाद में क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। उन्होंने एक चेक पर एलआर एजेंसीज लिमिटेड के स्थान पर क्या लिखा, एलआर लिमिटेड ही कंपनी का नाम लिखकर जो है वो सिग्नेचर कर दिए। एल&आर एजेंसीज लिमिटेड की जगह क्या लिखा, एलआर लिमिटेड, और उसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर कर दिए। तो ये मिस डिस्क्रिप्शन थी नाम की, और उसके लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहराया गया। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया मतलब जो कंपनी और कंपनी के बीच का आवरण था उसे हटा दिया गया। इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज ऑनरशिप, कभी कभी जो है कंपनी की ऑनरशिप को लेकर जो है वो झगड़े होते हैं, और उस झगड़े को लेकर जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाती है और अगर टीम को लगता है कि वहाँ कुछ गलत चल रहा है तो उस समय भी आवरण को हटाया जा सकता है। उसके बाद है आवेदन की राशि ना लौटाने पर, फॉर नॉट रिटर्निंग एप्लीकेशन मनी। मुझे लगता है आप सबने क्वेश्चंस किए होंगे शेयर्स के कि जब कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है तो कंपनी जो है वो एप्लीकेशन मनी जो है वो मंगवाती है। अब जब एप्लीकेशन मनी मंगाती है तो उसे एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है। कंपनी उसका प्रयोग तब तक नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो इकट्ठा नहीं हो जाती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स न्यूनतम अभिधान राशि,
और ये जब इशू खोला जाता है उसके 120 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जानी चाहिए। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाती है सिर्फ तभी और तभी जो है कंपनी शेयर्स को अलॉट कर सकती है। और अगर ये न्यूनतम अभिधान राशि इकट्ठी नहीं होती है तो कुल मिलाकर 130 डेज में कंपनी को ये पैसा वापस करना होता है। यानी 120 दिन तक इंतजार करेगी और 10 दिन के अंदर जो है सारा पैसा शेयर होल्डर्स तो अभी नहीं बने, आवेदकों को जो है वो लौटा देगी, एप्लीकेंट्स को जो है वो लौटा देगी। वो शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, अलॉट जो है वो नहीं कर सकती है। और ये पैसा जो है 6% इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाएगा। बेसिक लॉ में ये लिखा हुआ है, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके अनुसार जो है आपको ये पैसा जो है 15% इंटरेस्ट के साथ क्या करना होगा, लौटाना जो है वो होगा। शेयर होल्डर्स को एप्लीकेंट्स को ये पैसा 15% ब्याज के साथ जो है वो लौटाना होगा। इसी तरह मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में कोई भी बात गलत लिखी गई है जो कि आम पब्लिक को शेयर्स परचेज करने के लिए आकर्षित करती है और वो जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। ये स्टेटमेंट डायरेक्टर्स कंपनी के जो हैं वो उनके द्वारा दी जा सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दी जा सकती है। और अगर ये स्टेटमेंट गलत पाई जाती है तो विवरण जारी करने के लिए वो व्यक्ति क्या पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, डिफॉल्टर्स होंगे। तो जो भी नुकसान शेयर होल्डर्स का या एप्लीकेंट्स का हुआ है उसके लिए शेयर डायरेक्टर्स या जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो उत्तरदायी होगा, व्यक्तिगत रूप से जो है उसे अपना भुगतान जो है वो करना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हमने करे कि इन केसेस में जो समामेलन में जो कॉर्पोरेट वेल पड़ा है, जो आवरण पड़ा है, उसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। हटाने का मतलब यही होगा कि वो व्यक्ति जिनका दायित्व अभी तक सीमित था वो क्या हो जाएगा, असीमित जो है वो हो जाएगा। वो कंपनी के साथ किए गए मिसडीड्स के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल जो है वो होंगे। तो ये तो हमारी अपवाद थे जब अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन जो हमारे लॉ में जगह जगह पॉइंट्स दिए गए हैं उनके अंतर्गत। उसके बाद जो है हमने देखना है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस मीन्स जो टाइम टू टाइम कोर्ट में डिसीजंस दिए गए हैं उनके अनुसार जब कोई मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट जो डिसीजन देता है उनके अनुसार जो है समामेलन का आवरण जो है वो हटाया जा सकता है। तो इसमें देखो प्रोटेक्शन ऑफ, सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर कोई कंपनी या कंपनियां टैक्स एवेजन, कर वंचना के उद्देश्य से आयकर, विक्रय कर, मृत्यु कर, मुद्रांक कर, स्टाम्प ड्यूटी, किसी भी वजह से रेवेन्यू का लॉस जो है वो होता है और उस कर दायित्व से बचने के लिए जो है कंपनियां बनाई जाती हैं, तो उस आवरण को पता लगने पर क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और जो व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, उत्तरदायी जो है वो होगा। इसमें आपका एक केस है सर दिनशा मैकनेजी पैटेट, सर दिनशो मैकनेजी पैटेट। ये एक बहुत धनवान व्यक्ति था जिसकी ब्याज की आय बहुत ज्यादा थी। ज्यादा होने की वजह उसे जो है वो बहुत टैक्स देना पड़ता था। तो उसने टैक्स को बचाने के उद्देश्य से जो है वो 4 कंपनियां बना दी और अपना सारा पैसा जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया और 4 भागों में बांटकर जो है वो हस्तांतरित कर दिया। उसे जो है डिविडेंड की इनकम होने लगी, ब्याज की इनकम जो है वो होने लगी और अपनी आय में जो है उसने क्या दिखाया, आर्टिफिशियली लोन दिखाया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, उसको सेट ऑफ किया और उसकी आय जो है उससे क्या होने लगी, कम जो है वो होने लगी। और उसने अपना कर दायित्व बचाने के लिए कंपनी को किस में बांट दिया, 4 भागों में जो है अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो बांट दिया। तो पता लगने पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये कर दायित्व को कम करने के लिए ऐसा जो है वो किया
गया है। इसलिए सर दिन शाह और उनकी कंपनी जो है एक ही व्यक्ति हैं, और दिन शाह जो हैं वो सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल जो है वो होंगे। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम। कई बार किसी व्यक्ति का उद्देश्य कंपनी बताने के पीछे कपटपूर्ण व्यवहार होता है या अपने आप को जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उनसे बचने के लिए जो है वो करता है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा केस है जॉन्स वर्सेस लिपमैन। जॉन्स वर्सेस लिपमैन। जॉन्स वर्सेस लिपमैन के केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने जमीन बेचने का अनुबंध किया और उसके बाद उसका मन जो है वो जमीन बेचने से बदल गया। उसको लगा कि वो जमीन नहीं बेचेगा। अगर वो जमीन नहीं बेचता है एज पर लॉ, बिजनेस लॉ में भी आप पढ़ोगे, तो जो उसने एडवांस पे किया हुआ है उसका डबल जो है उसको पे करना पड़ता है, या वो कोर्ट केस कर सकता है कि उसने एग्रीमेंट को जो है वो पूरा नहीं किया। उसने कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए क्या किया कि एक कंपनी बनाई और अपनी जो जमीन है सारी की सारी वो कंपनी को बेच दी। तो परचेजर ने केस कर दिया और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर सेलर और कंपनी जो है वो एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए सेलर को जो है वो मिलना चाहिए। सेलर को जो है परचेजर को जमीन जो है वो मिलनी चाहिए, क्रेता को जो है वो भूमि वापस दिला दी गई। डिटर्मिनेशन ऑफ एनमी कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी। आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है या हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और गवर्नमेंट जो है उस देश को एनिमी कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर देती है, तो उसके साथ किया गया व्यवसाय जो है वो गलत माना जाता है, और उसके लिए जो व्यक्ति व्यवसाय करता है अगर फिर भी एनिमी कंट्री डिक्लेयर होने के बाद तो वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो वहां पर जो है वैधानिक अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें एक केस है डायलेमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी। इसमें क्या था कि जर्मन कंपनी के निर्मित टायरों को इंग्लैंड में बेचने, इंग्लैंड में जो है वो कंपनी जो है वो स्थापित की गई और इसके सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स जो हैं वो जर्मन व्यक्ति थे। जर्मन और इंग्लैंड के बीच में जो है वो युद्ध छिड़ गया, तो उन्होंने कहा कि सारे व्यक्ति जो हैं वो क्या बन गए हैं, शत्रु जो हैं वो बन गए हैं। तो उन्होंने जो लोन था उसकी वसूली के लिए इंग्लैंड ने कोर्ट केस किया, तो उन्होंने कहा कि ये इसके विरुद्ध था। तो सार्वजनिक जो कंपनी है वो उसके लिए पर्सनली और उसके सदस्य जो हैं उसके लिए क्या थे, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल जो है वो थे। तो इसमें जो है इसका मतलब है कि जब तक ईमानदारी के संबंध जो है वो बने रहते हैं, जब तक कंपनी ईमानदारी से चलती है तभी तक जो है ये कॉर्पोरेट वेल बीच में रहता है। लेकिन जब कपटपूर्ण तरीके